हेलो फ्रेंड्स, तुम लोग कैसे हो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पोएम द रोड नॉट टेकन। और इस पोएम के जो पोइट हैं वो एक अमेरिकन पोइट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पोएम जो है वो बेसिकली हमारे चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन हम चूज करते हैं, कौन सा डिसीजन हम लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पोएम 4 स्टैंजास में डिवाइडेड है, तो हर एक स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती चलूँ। तो फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हैं जिसमें वो एक घने जंगल के बीच से होकर गुजरते हैं। जंगल में जो पेड़ थे उन सभी पेड़ों में से बहुत सारे पेड़ों के पत्ते येलो कलर के हो चुके थे, जिसकी वजह से जंगल जो है वो येलो कलर का दिखाई दे रहा है। कवि इस घने जंगल में आगे बढ़ता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब उसके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं। दोनों ही रास्ते घने जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ दिखाई देता है और कवि के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सा रास्ता चुने और कौन सा नहीं, क्योंकि वो एक ही रास्ते पर चल सकता था। तो कवि के लिए रास्ते को चुनने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही रास्ते एक जैसे लग रहे थे। तो सेकंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि कवि जो है वो दोहरे पर खड़े होकर, यानी कि जहाँ से दोनों रास्ते डिवाइड हो जाते हैं उनके ठीक आगे खड़े होकर सबसे पहले तो वो दोनों रास्तों को बहुत ही अच्छी तरह से देखता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वह दूसरे रास्ते से जाएगा। और वह रास्ता कवि को अपने लिए बहुत ही सही लग रहा था, क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबी लंबी हरी हरी घासें उगे हुए थे। इसका मतलब यह है कि उस रास्ते से अभी तक कोई नहीं गया था, जबकि जो दूसरा रास्ता था वो पूरी तरह से बंजर दिखाई पड़ रहा था। इसका मतलब यह है कि पहले भी उस रास्ते से बहुत सारे यात्री गुजर चुके थे और जब यात्री उन रास्तों से गुजरे थे तो उनकी पैरों से जो घासें थी वो दब चुकी थी और इसी वजह से वह रास्ता बंजर दिखाई पड़ रहा था। इसलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर लगता है, क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई भी यात्री गुजरा नहीं था। तो थर्ड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि कवि जो है वो दोहरे पर खड़ा होकर यह सोच ही रहा होता है कि वह कौन से रास्ते से जाएगा और कौन से रास्ते से नहीं जाएगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि आज के दिन वह अकेला ऐसा यात्री है जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाया है, क्योंकि उसे दोनों ही रास्ते में कोई ताज़े पैरों के निशान नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि पत्तों के कुचले जाने के कोई ताज़े निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इससे कवि को पता चल जाता है कि हाल फिलहाल में कोई भी यात्री इन दोनों ही रास्तों से नहीं गुजरा है। और फिर जो कवि है वो दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करता है और वो सोचता है कि वो पहले रास्ते से फिर कभी चला जाएगा, जबकि उसे यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो इस जंगल में दोबारा आएगा भी या नहीं, उसे खुद नहीं पता। और फिर कवि को पता था कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैये की तरह होते हैं, यानी कौन सा रास्ता कहाँ मिलेगा किसी को नहीं पता, या फिर दोनों रास्ते आगे जाकर मिले हो ये भी नहीं पता। यानी कि एक बार कोई रास्ता चुन लेने पर आप दोबारा उस जगह पहुंच पाएंगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। तो फोर्थ स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। इन लाइंस में जो कवि हैं वो हमें कहते हैं कि उनके द्वारा लिया गया डिसीज़न जो था दूसरे रास्ते का, वो उनके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करने वाला है। वो कहते हैं कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का जो निर्णय था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि वह बहुत ही कठिन था। और फ्यूचर में जब भी वो अपने इस घटना के बारे में याद करेंगे तो उनका मन जो है वो चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उस समय उनके पास यह विकल्प भी था कि वो साधारण रास्ते से जा सकते थे। फिर भी उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, और इस डिसीजन की वजह से
उनके जो सोचने के तरीके हैं वो सभी बदल जाते हैं और अब उन्होंने अपने जीवन से जितने भी सिंपल रास्ते हैं उन सभी को हटा दिया है। कवि कहना चाहते हैं कि उनके इस डिसीजन की वजह से उनके लाइफ पर बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट पड़ा है और वो अब कोई भी सिंपल रास्ता नहीं अपनाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं विंड कविता और इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है सुब्रमण्या भारती और ये जो पोएम है ये ओरिजिनली तमिल में लिखा गया था और इस पोएम को ट्रांसलेट करने का काम के रामानुजन ने किया जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेबस जो है वो बढ़ गया। कोई नहीं, अब तुम लोग क्या कर सकते हो। तो चलो पोएम शुरू करते हैं। तो पोएम जो है वो कुछ ऐसे शुरू होता है। तो जो पोएट है वो विंड से रिक्वेस्ट करता है कि विंड थोड़ा धीरे आओ और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि तेज हवा से लोगों के घर खिड़की सब टूट जाते हैं, बुक शेल्फ से बुक गिर जाते हैं, सारे पेपर्स जो है वो बिखर जाते हैं। तो इसलिए जो पोएट है वो विंड से रिक्वेस्ट करता है कि विंड थोड़ा धीरे आओ। पोएट के रिक्वेस्ट करने के बाद भी विंड अपने फुल स्पीड से आती है और सारे बुक्स को नीचे गिरा देती है और सारे पेजेस फट जाते हैं। हवा इतनी तेज है कि बारिश आ जाती है। अब इस लाइन को देखो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। मतलब विंड को अच्छे से पता है कि कैसे कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाना है, उन्हें कैसे परेशान करना है। फिर जो पोएट है वो कहते हैं कि विंड इतना पावरफुल है कि जितने भी कमज़ोर घर, दरवाजे, लकड़ियाँ, जिंदगियाँ, बॉडीज़ और दिल, जितने भी कमज़ोर चीज़ें हैं उन सबको विंड जो है वो बर्बाद कर जाती है। अब ये लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। सो फ्रेंड्स, जिन लोग को नहीं पता विनोइंग मतलब क्या होता है, मैं उन लोग को बताते चलूँ कि विनोइंग उस प्रोसेस को कहते हैं जब गेहूं को खेती के बाद लाया जाता है तो उसमें बहुत सारा भूसा होता है। तो उस भूसे को और गेहूं को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है कि गेहूं को थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। तब हवा की वजह से जो उसमें जो भूसा होता है वो सब उड़ जाते हैं और गेहूं जो है वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसे भूसा को और गेहूं को सेपरेट किया जाता है और इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। तो ऐसे ही जो पोएट है वो कहते हैं कि विंड जो है वो अपने पावर से कमज़ोर लोगों को और कमज़ोर चीज़ों को अलग करती है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यहाँ पोएट ने कमज़ोर लोगों को या कमज़ोर चीज़ों को भूसे के साथ कंपेयर किया है या हल्की चीज़ों से कंपेयर किया है जिन्हें विंड अपने साथ उड़ा ले जाती है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर पोएट कहते हैं कि कोई कितना भी प्रे क्यों ना कर ले, विंड किसी की नहीं सुनती और अपना काम करती रहती है। शी डोंट इवन केयर कि तुम इतने कमज़ोर क्यों हो और वो किसी की परवाह किए बगैर अपना काम जो है वो करती रहती है। अब पोएट कहते हैं कि हमें स्ट्रांग बनना होगा, हमें अपने घरों को भी स्ट्रांग बनाना होगा, अपने कमज़ोर दिलों को भी स्ट्रांग बनाना होगा और जब हम ऐसा कर लेंगे तब कितनी भी तेज आंधी आए या हवा चले वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और तब विंड हमारी दोस्त बन जाएगी। अब इस लाइन को देखो। द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। तो यहाँ पर पोएट जो है वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जब हवा चलती है तब जो कमज़ोर आग होती है वो बुझ जाती है और जो ताकतवर आग होती है वो और ज़्यादा भड़क जाती है, रोर और फ्लरिश करती है। जैसे कि जो कैंडल की आग होती है वो हवा चलने से बुझ जाती है, लेकिन जंगलों में जो आग लगती है वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर आग होती है तो वो हवा चलने से और ज़्यादा भड़क जाती है। तो दोस्तों इस पोएम का जो मेन फंडा है या फिर मोरल है वो ये है कि तुम खुद को इतना मजबूत बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हारे रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आए तुम उन सभी को चीर कर रख दो, यानी कि तुम उन सभी को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो
दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक छोटी सी पोएम जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। और इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है कोएट स्किनी। तो फ्रेंड्स, पोएम शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलो बिना बकवास किए पोएम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पोएम 3 स्टैंजा में डिवाइडेड है, तो मैं आपको हर एक स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पर जो पोएट है उनको बारिश बहुत पसंद है और वो कहते हैं कि जब भी बारिश की बूंदें ऊपर से गिरती हैं तो ऐसा लगता है मानो आसमान रो रहा हो। वो यहाँ बारिश की बूंदों को टीयर्स से कंपेयर करता है। तो यहाँ ह्यूमिड शैडोज घने बादलों को बोला गया है और स्टेरी स्पेयर्स आसमान में स्टार्स को सिंबलाइज करते हैं। तो पोएट कहता है कि जब अंधेरी रात में घने बादल चारों तरफ घूमते हैं तब आसमान अपने टीयर्स से, अपने आंसू से यानी अपने बारिश से अपनी सैडनेस को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ बादलों की डार्कनेस को ह्यूमन की सैडनेस से पर्सोनिफाई किया गया है। जिन लोगों को नहीं पता पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मैं बताते चलूँ। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग माना जाता है। तो यहाँ पर बादलों की डार्कनेस को ह्यूमन की सैडनेस से पर्सोनिफाई किया गया है। पोएट अपने को लकी मानता है क्योंकि वो अपने कॉटेज के चेम्बर में यानी कि अपने बेडरूम में आराम से बारिश की बूंदों को गिरते हुए सुन सकता है। तो यहाँ पैटर यानी बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज को कहा गया है। तो सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहता है कि जब भी छोटी छोटी बारिश की बूंदें शिंगल्स पर गिरती है यानी कि वुडन टाइल्स पर गिरती है तो ये आवाज उसके दिल में भी इको करती है, गूंजती है। अब इस लाइन को देखो, एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू उफ। तो इस लाइन का मतलब है कि पोएट की जो पास्ट मेमोरीज है उसे फिर से याद आने लगती हैं जैसे ही वो रेन ड्रॉप्स की आवाज को सुनता है। वैसे तुम लोगों को बारिश में क्या याद आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो थर्ड स्टैंजा में पोएट कहता है कि अब उसको अपनी मम्मी के साथ जुड़ी उसकी जो बचपन की यादें हैं वो सब याद आने लगती हैं क्योंकि अब पोएट की जो मम्मी है वो नहीं रही। उनकी जो मम्मी थी वो पोएट को रात भर देखती रहती थी जब वो अपने सपनों में खोए हुए रहते थे। तो यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स पोएट और उसके भाई बहन को बोला गया है। तो अब जब भी पोएट बारिश की आवाज़ सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो मम्मी है वो उसे देख रही है जैसा वो उन्हें बचपन में देखा करती थी। तो यहाँ पर हमारा जो पोएम है वो ख़त्म हो जाता है। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, मैंने तुम लोगों से सांवले सपनों की याद वाले चैप्टर में पूछा था कि किन किन लोगों को बर्ड्स पसंद है, एनिमल्स पसंद है और नेचर पसंद है। तो तुम लोगों में से बहुत जन ने कमेंट करके मुझे बताया और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पोएम है वो भी नेचर से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, इस पोएम के जो पोएट हैं विलियम बटलर ईस्ट, उनको नेचर बहुत पसंद है और उन्होंने हमें इस पोएम में इनिसफ्री के बारे में बताया है। इनिसफ्री जो है वो आइलैंड पर एक छोटा सा जगह है और वहाँ पर बहुत शांति है। तो पोएट जब छोटे थे तो वो इनिसफ्री में गए थे और उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, यानी कि वो अपने बचपन में उस जगह पर गए थे और वहाँ पर बहुत शांति मिली थी उनको और वो जगह उनको बहुत पसंद आई थी। तो अब जब पोएट बड़े हो गए हैं तो वो सिटी में रहते हैं और वो काफ़ी ही बिजी रहते हैं और सिटी का जो लाइफ होता है, बिजी और हेक्टिक लाइफ, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है और वो इनिसफ्री में वापस जाना चाहते हैं और वहीं पर सेटल हो जाना चाहते हैं। तो उनकी जो लॉन्गिंग है यानी उनकी जो इच्छा है इनिसफ्री में जाने का, वही उन्होंने हमें इस पोएम में समझाया है। तो चलो पोएम शुरू करते हैं। तो पोएट कहते हैं कि मैं उठूंगा और सीधे इनिसफ्री चला जाऊंगा, यानी कि जैसे ही वो सोकर उठेंगे वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे और उठते ना उठते वो इनिसफ्री चले जाएंगे।
फिर वो कहते हैं कि मैं वहाँ जाकर एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, यानी कि एक छोटा सा रूम बनाऊंगा। किससे? क्ले से और बॉटल्स से। क्ले क्या होता है? मिट्टी को कहते हैं, और बॉटल्स यानी कि लकड़ियाँ जिससे हम फेंस या वॉल्स बनाते हैं उसे कहते हैं बॉटल्स। तो वो कहते हैं कि वो अपने लिए एक छोटा सा रूम बनाएंगे क्ले से और बॉटल्स से, यानी कि लकड़ियों से। फिर वो कहते हैं 9 रोज में बीन्स के पौधे लगाएंगे और वो एक हनी बी का छत्ता ढूंढ लेंगे हनी कलेक्ट करने के लिए, और फिर वो वहाँ पर अकेले रहेंगे, इनिस्फ्री में अकेले रहेंगे एकदम शांति में, और वो बीस का जो बज का आवाज़ होता है उसे सुनते सुनते वो अपना पूरा जीवन वहीं पर बिता देंगे। यानी कि बीस की आवाज़ में उनको बहुत ही पीस मिलेगा और वो वहाँ पर अकेले रहकर अपना जीवन जो है वो पूरा पीसफुली वहाँ पर स्पेंड कर देंगे। फिर सेकेंड स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि मैं जब इनिस्फ्री जाऊँगा तो मुझे वहाँ कुछ तो शांति मिलेगी। तो पोइट यहाँ ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में, यानी कि अभी पोइट जो है वो सिटी लाइफ में रहते हैं, यानी सिटी में रहते हैं, और उनका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ही बिजी है और हेक्टिक होता है। तो वो इस लाइफ से बहुत परेशान हो चुके हैं और वो इनिस्फ्री जाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जब मैं इनिस्फ्री जाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी, और उनके लाइफ में ये जो शांति है वो धीरे धीरे आएगी। जैसे कि सुबह जो होती है ना वो धीरे धीरे होती है, यानी कि सबसे पहले डॉन होता है यानी कि भोर होता है, फिर धीरे धीरे जो सूरज है वो निकलता है और सुबह हो जाती है। और एक बात यहाँ पर वेल्स क्या है, तो जो क्रिश्चियन ब्राइड होती है ना वो वाइट कलर का गाउन पहनती हैं अपने शादी के टाइम, और उनके पीछे एक घूंघट टाइप का एक बहुत बड़ा कपड़ा होता है जो बहुत ही लंबा होता है, एंड देन वो जो ब्राइड है वो धीरे धीरे चलती है। तो पोइट ने यहाँ पर वेल्स से और सुबह से, यानी कि जैसे वो दुल्हन का कपड़ा पीछे वाला मतलब वो वेल्स उठाया जाता है तो वो दुल्हन जो है वो वॉक करती है, चलती है, एंड सुबह जो है वो धीरे धीरे होती है। ठीक वैसे ही पोइट के लाइफ में जो शांति है वो भी धीरे धीरे आएगी जब वो इनिस्फ्री चले जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि जब सुबह हो जाएगी तो उन्हें क्रिकेट के गाने की आवाज़ सुनाई देगी जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा ही शांति मिलेगी। तो यहाँ पर क्रिकेट जो है वो एक कीड़ा है जो कि ग्रासहॉपर की तरह दिखने में होता है, जिसे हम लोग हिंदी में झिंगर या फिर झिंगुर कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि रात में उन्हें वहाँ पर तारों से भरा आसमान देखने को मिलेगा, यानी कि इनिस्फ्री जो है वो एक नेचर से जुड़ा हुआ एक जगह है, तो वहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, तो वहाँ पर साफ आसमान है, तो रात को उन्हें सारे तारे जो है वो साफ नजर आएंगे। जबकि प्रेजेंट सिचुएशन में जो कवि है वो सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें तारे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि सिटी में बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन होता है। तो इसी वजह से कवि जो है वो कहते हैं कि उन्हें वहाँ पर सारे तारे दिखेंगे। और फिर वो कहते हैं कि वो नून में यानी कि दोपहर के टाइम सन के पर्पल ग्लो को देख सकते हैं, यानी कि सूरज जब चमकता है दोपहर में तो उसे भी वो क्लियरली देख सकते हैं इनिस्फ्री में, जबकि वो सिटी में नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, पोल्यूशन होता है, तो सन जो है वो पूरा चमकता हुआ दिखाई नहीं देता सिटी में। इसलिए वो कहते हैं कि सुबह में वो क्रिकेट के गाने की आवाज़ सुन पाएंगे, शाम को वो टिमटिमाते तारों से भरा आसमान देख पाएंगे, और दोपहर में उनको चमकता हुआ सूरज भी नज़र आएगा। और फिर वो कहते हैं कि शाम को वो लिनिट, जो कि एक चिड़िया का नाम है, उसे भी उड़ता हुआ देख पाएंगे। तो इन सब से पोइट को जो है वो बहुत ज़्यादा ही शांति मिलेगी, इसलिए वो इनिस्फ्री में जाना चाहते हैं। फिर थर्ड स्टैंजा में पोइट हमसे कहते हैं कि वो सीधा उठेंगे और वो इनिस्फ्री चले जाएंगे, यानी सारे रात के लिए, सारे दिन के लिए, यानी हमेशा हमेशा के लिए वो इनिस्फ्री में चले जाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं सीधे उठूंगा और इनिस्फ्री चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर पोइट हमें बताते हैं कि जब भी वो रोडवे पे यानी कि रास्ते के किनारे या फिर पेवमेंट पे यानी कि फुटपाथ पर खड़े रहते हैं तो उन्हें लेक आयल जो कि इनिस्फ्री में है उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। और ये आवाज़ उन्हें कहाँ से सुनाई देती है? अपने दिल के अंदर से, यानी कि ये आवाज़ उनके दिल के अंदर से आती है। तो ये था हमारा पोएम जिसमें पोइट ने अपने डिज़ायर को एक्सप्लेन किया है कि वो इनिस्फ्री में जाना चाहते हैं, और उन्होंने अपने प्लानिंग्स को बताया है कि वो वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आई होप तुम लोग को ये पोएम समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या तुम लोग भी नेचर से जुड़ी हुई जगहों पर रहना चाहते हो या नहीं। तो देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो ये जो पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये बेसिकली एक बैलेड है। बैलेड यानी किसी भी स्टोरी को छोटे छोटे स्टैंजास में लिखना, यानी पोएम के रूप में लिखना, उसे ही बैलेड कहते हैं। ओके, तो इस पोएम को शुरू करने से पहले सबके दिमाग में एक डाउट आता है कि लेजेंड क्या होता है। तो लेजेंड का मतलब होता है कि हिस्टोरिकल स्टोरी, यानी कि एक बहुत ही पुरानी स्टोरी जिसे जनरेशन टू जनरेशन सुनाया जाता है। तो एक बहुत ही पुरानी स्टोरी जिसे हम अपने दादा परदादा से सुनते आए हैं, तो इस टाइप की स्टोरीज को लेजेंड कहते हैं। तो इस पोएम में जो हमारी स्टोरी है वो एक नॉर्थलैंड के एक एरिया के बारे में है और वो एरिया जो है वो बहुत ही करीब है नॉर्थ पोल के। और इस पोएम को लिखने वाले जो पोएट है उनका नाम है फोब कैरी। तो चलो बिना बकवास के पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि नॉर्थ पोल में जो रीजियंस है, यानी कि जो नॉर्थ लैंड है, वहाँ पर दिन जो है वो बहुत ही छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पर सन की जो रेज है, सन की जो लाइट है वो बहुत कम पहुँचती है। जब इन एरियाज में विंटर सीजन आता है तब वहाँ पर जो रात होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। ओके, एंड जो डे टाइम होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो लाइन 4 में दे जो है वो रेफर करता है वहाँ के रहने वाले लोगों को। तो पोएट जो है वो कहते हैं कि वहाँ की जो रात होती है वो बहुत ही लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो लोग जो है वो उतने बड़े रातों तक सो नहीं पाते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इतना ज़्यादा रात होता है कि वो सोने जाते हैं और सोते सोते उनको कुछ घंटे बीत जाते हैं और जब वो सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि अभी भी रात का ही वक्त है। ओवरऑल जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो रात होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। तो स्टैंजा 2 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जो नॉर्थलैंड वाला रीजियंस है वहाँ पर बहुत ही सीवियर कोल्ड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही बहुत सीवियर ठंड पड़ती है वहाँ पर। तो वो एक स्नोई रीजियन है। तो वहाँ पर रेंडियर नाम का एक एनिमल पाया जाता है पोलर रीजन में। तो पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि रेंडियर को स्लेजेस से बांध देते हैं, फिर रेंडियर जो है वो स्लेजेस को पुल करते हैं, तो लोग उसे ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज़ करते हैं। तो पोएट हमसे कहते हैं कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो सभी एक छोटे भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं। तो पोएट ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग क्लोथ्स पहनते हैं जो कि फर से बना होता है। तो वो क्लोथ्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी भालू का स्किन है, इसलिए पोएट ऐसा कह रहे हैं। तो थर्ड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो फर्स्ट लाइन में देखो कि दे जो है वो पेरेंट्स और एल्डर्स को रेफर किया गया है और देम जो है वो चिल्ड्रंस या फिर यंगर जनरेशन्स को रेफर किया गया है। तो एल्डर्स जो होते हैं नॉर्थलैंड के वो एक बहुत ही स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग स्टोरी अपने यंगर जनरेशन्स को सुनाते हैं। तो इस पर जो पोएट है वो कहते हैं कि उनको नहीं लगता कि ये स्टोरी जो है वो सही है, ये स्टोरी ट्रू है। फिर भी वो कहते हैं कि अगर वो ये स्टोरी अपने रीडर्स को सुनाए तो ये स्टोरी को सुनकर उन्हें इससे कुछ लेसन जरूर मिलेगा। तो इस स्टोरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो स्टैंजा 4 का एक्सप्लेनेशन है कि तो ये स्टोरी सेंट पीटर के बारे में है। जब सेंट पीटर इस वर्ल्ड में रहा करते थे तो वो पूरे वर्ल्ड में घूम घूम कर लोगों को रिलीजियस लेक्चर दिया करते थे, जैसे कि दूसरे सेंट जो होते हैं वो देते हैं। तभी उनके साथ एक इंसिडेंट होता है। तो स्टैंजा 5 में देखो एक वर्ड है हर्थ। हर्थ एक फायर प्लेस होता है जहाँ पर कुकिंग किया जाता है। तो स्टैंजा 5 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। सेंट पीटर पूरे वर्ल्ड में घूम घूम कर लोगों को रिलीजियस लेक्चर दिया करते थे। तो वो एक दिन एक कॉटेज के दरवाजे के सामने पहुंचते हैं जहाँ पर एक छोटी सी वुमन केक बना रही थी और वो केक जो है वो अपने फायर प्लेस में बना रही थी। तो स्टैंजा 6 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि चूंकि सेंट पीटर ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था इसलिए उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी और वो वीक भी फील कर रहे थे।
तो वो उस वुमेन के पास जाते हैं जो केक बना रही थी और उसने पहले से बहुत सारे केक बनाकर रखे हुए थे। तो वो जाकर उन केक्स में से एक केक अपने लिए मांगते हैं। तो स्टैंजा 7 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जो वुमेन थी वो बहुत ज्यादा ही सेल्फिश थी और वो अपनी चीजों को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। तो उसने अपने बनाए हुए केक्स में से एक भी केक सेंट पीटर को नहीं दिया, बल्कि उसने क्या किया, उसने एक बहुत ही छोटा सा केक सेंट पीटर के लिए बनाया। पर जब उसने उस केक को बेक होने के लिए रखा, पकने के लिए रखा, तब उसने उसकी तरफ देखा और सोचा कि ये केक तो बहुत ही बड़ा है और मैं इसे दूसरों को दे नहीं सकती। स्टैंजा 8 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जो लालची वुमेन थी उसने सोचा कि ये केक बहुत ही बड़ा है और मैं इसे दूसरों को दे नहीं सकती। तो उसने क्या किया, उसने एक और छोटा सा केक बनाना शुरू कर दिया और जब उसने उस केक को बना लिया तो उसने देखा कि ये केक भी तो पहले वाले केक की तरह ही बड़ा है और फिर से वो इस छोटे से केक को भी सेंट पीटर को देना नहीं चाहती थी। स्टैंजा 9 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि अब तीसरी बार उस लेडी ने एक बहुत ही छोटा सा एक स्मॉल अमाउंट में आटे का डो लिया और फिर उसने उसे रोल किया। तो पोएट हमें बताते हैं कि वो जो आटे का डो था वो बहुत ज्यादा ही छोटा था और वो इतना छोटा था कि वो उसे ठीक तरह से रोल भी नहीं कर पा रही थी। तो उसने बहुत ही मुश्किल से उस डो को रोल किया और फिर उसे पकने के लिए रख दिया। लेकिन वो इतना लालची थी कि उसने उस छोटे से केक को भी सेंट पीटर को नहीं दिया। स्टैंजा 10, तो स्टैंजा 10 में वो लेडी जो है वो रीजन बताती है। वो कहती है कि जब मैं अपने केक्स को खाने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे केक बहुत ही छोटे हैं, लेकिन मैं जब इसे दूसरों को देने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केक बहुत ही बड़े हैं जिसे मैं दूसरों को दे नहीं सकती। तो वो क्या करती है, वो सारे केक्स को उठाकर अपने किचन के सेल्फ में रख देती है और एक भी केक वो सेंट पीटर को नहीं देती है। स्टैंजा 11 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जो सेंट पीटर थे वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी और वो वीक भी फील कर रहे थे, लेकिन उस लालची वुमेन ने उन्हें एक छोटा सा भी केक नहीं दिया और इस बिहेवियर की वजह से वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं उस ग्रेडी वुमेन के ऊपर। तो स्टैंजा 12 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि सेंट पीटर जो है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गए थे और वो उस वुमेन को श्राप देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ही लालची हो, तुम्हें एक इंसान बनकर जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हें भगवान ने फूड दिया है, शेल्टर दिया है, फायर दिया है ताकि तुम खुद को वार्म रख सको, लेकिन तुम इससे बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो गई हो क्योंकि तुम्हारे पास ये सभी रिसोर्सेस है, तुम इसे किसी और के साथ बांटना भी नहीं चाहती हो। तो स्टैंजा 13 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि सेंट पीटर जो है वो उस वुमेन को श्राप देते हुए कहते हैं कि तुम एक चिड़िया बन जाओगी क्योंकि तुम्हें एक ह्यूमन बनकर जीने का कोई हक नहीं है। तुम एक चिड़िया बन जाओगी और जैसे चिड़िया लोग अपना घोंसला खुद से बनाती है, तुम वैसे ही अपना घोंसला बनाओगी। पूरे दिन काम करके तुम अपने लिए बहुत ही कम खाना जमा कर पाओगी और तुम अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाओगी जैसे कि चिड़िया लोग बनाती है खुद के रहने के लिए। स्टैंजा 14 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जैसे ही सेंट पीटर उस वुमेन को श्राप देते हैं, उस वुमेन को अपने बारे में बोलने का एक भी चांस नहीं मिलता और वो तुरंत एक चिड़िया बन जाती है और वो उड़कर चिमनी के बाहर से निकल जाती है। तो सेंट पीटर के श्राप ने उस वुमेन को एक चिड़िया बना दिया था। तो स्टैंजा 15 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जैसे ही वो वुमेन एक चिड़िया बनती है तो उसके सर पर एक रेड कलर का कैप आ जाता है और वो कैप जो है वो उसकी तरह दिखने वाले सभी चिड़ियों के ऊपर था और उस वुमेन का जो बाकी का कपड़ा था वो सभी जल गया था और उसका जो शरीर है वो पूरा काला हो गया था, एक कोयले की तरह। तो स्टैंजा 16 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि उस कंट्री साइड में रहने वाले जो लोग थे, इवन द स्मॉल चिल्ड्रन जो स्कूल जाया करते थे, वो सभी उस चिड़िया को देखा करते थे जो कि लकड़ियों के ऊपर बैठा करती थी और वो चिड़िया पूरे दिन आसपास देखा करती थी, घूरती रहती थी और फिर वो लकड़ियों में अपना बिक जो है वो मार मार कर, अपना चोंच मार मार कर वहां से अपना खाना कलेक्ट किया करती थी। और जब भी कोई बच्चा इस चिड़िया को देखा करता था तो उसके जो एल्डर्स थे वो उसे ये स्टोरी सुनाया करते थे कि ये चिड़िया एक टाइम पर वुमेन थी जो बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश थी और उसे सेंट पीटर ने श्राप देकर एक चिड़िया बना दिया है। तो इस स्टोरी से हमें एक सीख मिलती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है नो मेन आर फॉरेन। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नाम है जेम्स किरकप। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस पोएम में पोइट ने हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दिया है, यानी कि भाईचारे का मैसेज दिया है। पोइट हमसे कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो अलग नहीं है, कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं होता है, वो हम इंसान ही हैं जिन्होंने ये सब डिफरेंसेस क्रिएट किया है। फिर पोइट जो है वो हमें एग्जाम्पल देते हैं नेचर का, कि नेचर ने हमें एक जैसा ही सनलाइट, एयर, वाटर सबको दिया है। सब लोग जो है वो इसी अर्थ पर रहते हैं, फिर भी हम एक दूसरे को अलग कहते हैं। तो ये सब हमने ही क्रिएट किया है और कोई भी इंसान जो है वो फॉरेनर नहीं होता है। तो पोइट जो है वो कहते हैं कि याद रखो, कोई भी इंसान जो है वो स्ट्रेंज नहीं होता, यानी कि अजनबी नहीं होता है, और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं होती है, यानी कि कोई भी कंट्रीज जो है वो बाहर की नहीं होती हैं। फिर पोइट जो है वो कहते हैं कि सभी यूनिफॉर्म्स के अंदर, यानी कि यहाँ पर पोइट जो है वो आर्मीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर यूनिफॉर्म्स जो है वो आर्मी के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है जो कि आर्मीज़ के लिए है। ओके, तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि हर एक कंट्री के बॉर्डर्स पर आर्मीज़ जो है वो आपस में फ़ाइट करते रहते हैं, लेकिन उन सभी के यूनिफॉर्म्स के अंदर एक इंसान है, एक सिंगल बॉडी है जो हमारी ही तरह सांस लेता है। यानी कि अगर तुम्हारे सामने एक सोल्जर है, चाहे वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, उसके पास भी तुम्हारी ही तरह एक बॉडी है, एक सिंगल बॉडी है जो तुम्हारी ही तरह सांस लेता है। फिर जो पोइट है वो कहते हैं कि ये जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, चाहे वो इंडिया की ज़मीन हो या फिर किसी और कंट्री की ज़मीन हो, और इन सब लैंड्स को हमने डिफरेंशिएट किया है, हमने इन्हें बांटा है, लेकिन ये जो ज़मीन है ये मदर अर्थ की है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। और यहाँ पर जो पोइट है वो कह रहे हैं कि जिस ज़मीन पर हमारे ब्रदर्स चलते हैं वो इसी अर्थ की है। तो यहाँ पर पोइट ने सभी कंट्रीज़ के लोगों को ब्रदर्स कहा है, किसी को भी उन्होंने फॉरेनर नहीं कहा है। फिर जो पोइट हैं वो कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हम सभी लोग इसी ज़मीन के अंदर दफन हो जाएंगे, हम इसी ज़मीन के अंदर जो है वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि हम इसी अर्थ पर चलते हैं और मरने के बाद इसी अर्थ में मिल जाते हैं, फिर क्यों हम एक दूसरे को फॉरेनर बुलाते हैं। तो सेकेंड स्टैंजा में दे वर्ड जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि वो लोग भी सन, एयर, वाटर के बारे में जानते हैं, यानी कि उन लोगों को भी सन, एयर और वाटर मिलता है। तो यहाँ पर पोइट जो है वो कहना चाहते हैं कि नेचर ने हम लोगों को डिफरेंशिएट नहीं किया है। ये नहीं है कि यहाँ पर सूरज उगता है तो दूसरे कंट्रीज़ में नहीं उगता, नहीं, सभी कंट्रीज़ में एयर, वाटर और सन होता है, लेकिन ये सब जो डिफ्रेंसिएशन है ये सब हम ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। हम लोगों ने कंट्रीज़ को डिवाइड किया, यानी कि लैंड को डिवाइड करके कंट्रीज़ बनाया है। फिर जो पोइट है वो कहते हैं कि सबके साथ सेम सिचुएशन है, यानी कि अगर पीसफुल कंडीशन है और हार्वेस्ट यानी कि खेती अच्छी होती है तो सबको पेट भर के खाना मिलता है। वहीं अगर किसी कंट्री में वॉर चल रहा है, यानी कि युद्ध चल रहा है, तो लोगों को भूखा रहना पड़ता है, और अगर विंटर्स में फसल खराब हो जाए तभी भी लोगों को भूखा रहना पड़ता है। तो हर जगह सिचुएशंस जो है वो सेम है। फिर जो पोइट है वो कहते हैं कि जिस तरह से हम मेहनत करते हैं ठीक उसी तरह से वो लोग भी मेहनत करते हैं। फिर जो पोइट है वो कहते हैं कि याद रखो, उनके पास भी आंखें हैं जो सोती और जागती हैं, और वो कहते हैं कि उनके पास स्ट्रेंथ है जिसे हम लव से जीत सकते हैं, यानी कि उनके पास जो स्ट्रेंथ है उसे हम प्यार से जीत सकते हैं। तो फिर हम ये युद्ध क्यों करते हैं, ये वॉर की ज़रूरत नहीं है। और फिर पोइट जो है वो कहते हैं कि हर जगह पर कॉमन लाइफ है, यानी कि एक जैसा ही लोग जीवन जीते हैं, और अगर हम चाहें तो उन सभी को समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि याद रखो, अगर हमें कोई कहता है कि अपने ब्रदर्स को हेट करो, यानी कि उनसे नफ़रत करो, तो ये हमारा ही नुकसान है। यानी कि यहाँ पर ब्रदर्स जो है वो दूसरे कंट्री के लोगों को कहा गया है।
तो पोइट जो है वो कहते हैं कि जब भी हमसे कोई कहता है कि दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के साथ युद्ध करो, उन्हें हेट करो, तो याद रखो कि इसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो पोइट यहाँ पर कहते हैं कि जब भी हमसे कोई कहता है कि अपने ही ब्रदर्स को हेट करो, तो याद रखो कि हम खुद को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं, यानी कि हम अपनी ही किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं और हम अपने आप को ही चीट कर रहे हैं और अपनी ही निंदा कर रहे हैं। फिर जो पोइट हैं वो कहते हैं कि याद रखो, जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो वो हमारी मदर नेचर ही है जिसे हम पल्यूट करते हैं। हमारी मदर नेचर ही है जो पल्यूट होती है। यानी कि जब भी वॉर होता है तो डेड बॉडीज़ का ढेर लगता है, जिसकी वजह से हमारी मदर नेचर जो है वो इम्प्योर होती है। और जब भी वॉर होता है तो उसमें बॉम्ब वगैरह फूटते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ख़राब गैसेस निकलती हैं जो हमारे एयर को पल्यूट करती हैं, और हम इंसान अपनी ही हवा को खुद ही पल्यूट कर रहे हैं। यानी कि हमारी जो इनोसेंस एयर है, यानी कि जो प्योर एयर है, उसे हम पल्यूट कर रहे हैं। एंड इन द लास्ट लाइन फिर से पोइट कहते हैं कि याद रखो, कोई भी इंसान जो है वो फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, यानी कि अजनबी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोएम द डक एंड द कैंगरू। तो फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत ही फनी टाइप का है। तो फ्रेंड्स, बिना बकवास किए चलो इस पोएम को शुरू करते हैं। तो हमारे पोएम का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जो डक है वो कैंगारू के मूवमेंट को देखकर शॉक हो जाता है और वो कैंगारू से कहता है कि तुम तो खेतों और वाटर बॉडीज के ऊपर लगातार हॉप कर सकते हो, और वो कहता है कि तुम्हारे मुकाबले मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। और वो कहता है कि मुझे हमेशा एक तालाब में रहना पड़ता है। इसके अलावा वो कैंगारू को अपनी इच्छा के बारे में बताता है कि वो बाहर की दुनिया को देखना चाहता है, अपने पॉन्ड से निकलकर बाहर की दुनिया घूमना चाहता है। और वो ये भी कहता है कि काश वो भी कैंगारू की तरह हॉप कर पाता। इसके बाद जो डक है वो कैंगारू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने पीठ पर बिठा ले, और वो कैंगारू से ये भी कहता है कि वो पूरा दिन चुपचाप एकदम शांत उसकी पीठ पर बैठा रहेगा। और वो कैंगारू को लिस्ट भी बताता है कि वो किन जगहों पर जाना चाहता है, और वो कहता है कि वो डी और जेलीबो ली जाएगा। तो ये सब सुनने के बाद जो कैंगारू है वो कहता है, हाँ ठीक है, बट तुम्हें इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है। तो कैंगारू अपने प्रॉब्लम के बारे में डक से बताता है, और वो कहता है कि क्योंकि तुम पूरे दिन तालाब में रहते हो, इसलिए तुम्हारे पैर गीले और ठंडे हो गए हैं, और इसकी वजह से मुझे दर्द हो सकता है, मुझे ठंड लग सकती है। तो डक जो है वो कैंगारू के इस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है, और वो उससे कहता है कि मैंने पूरे दिन पत्थरों पर बैठकर इसके बारे में सोचा और फाइनली उसे सल्यूशन मिल गया। और वो कहता है कि उसने बेकार खराब सॉक्स के 4 पेयर्स खरीद लिए हैं, जिसे उसने अपने पैरों में अच्छी तरह से फिट कर लिया है। और वो कहता है कि ठंड से बचने के लिए उसने एक सिगार खरीद लिया है, जिसे वो पूरा दिन जलाएगा ताकि उसके प्यारे से दोस्त कैंगारू को ठंड ना लगे। फिर क्या जो कैंगारू है वो डक के इस सल्यूशन से सेटिस्फाई हो जाता है, और वो डक को अपने पीठ पर बिठाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो डक से कहता है कि तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ और मुझे बहुत मजबूती से पकड़ लेना। फिर वो लोग रात के समय आकाश में, जब चांद की हल्की सी रोशनी थी, तो वो लोग दुनिया भर के यात्रा पर निकल जाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने दुनिया भर की यात्रा 3 बार की। इसके
में बताया है कितने दर्द सहने के बाद तब जाकर पेड़ जो है वो मरता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नाम है W.E. रॉस। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना बकवास के इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्नेक जो होते हैं वो बहुत ही डरावनी चीज़ होते हैं, वो किसी को जान से मार सकते हैं। लेकिन इस पोएम में पोइट ने हमें स्नेक को एक विक्टिम के रूप में दिखाया है। पोइट कहते हैं कि अगर कोई इंसान एक सांप को देखता है तो वो डर के मारे लाठी लेकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर पोइट जो है वो बताना चाहते हैं कि सांप जो है वो खतरनाक नहीं होते, वो तब तक आपको हार्म नहीं करते जब तक कि आप उसे कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो चलिए इस पोएम को पढ़कर समझते हैं कि पोइट यहाँ पर हमें क्या क्या कहते हैं। तो चलिए इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो स्नेक है वो कोशिश कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि बच के निकल जाए वो उस स्टिक से जो उसकी पीछा कर रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई है जो स्नेक को लाठी लेकर उसका पीछा कर रहा है और स्नेक उससे बच के निकलने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे बच के निकलने की कोशिश कर रहा है? आपने स्नेक्स को चलते हुए देखा होगा, वो कर्व करते हुए चलते हैं, यानी कि कर्व करते हुए लूप्स बनाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर जो स्नेक है वो भी कर्व करते हुए अपने पतले से बड़े से शरीर को कर्व करते हुए बच के निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर पोइट कहते हैं कि वह कितना सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है जब वो चल रहा है, यानी कि जब वो मूव कर रहा है तो उसका बॉडी का जो शेप बन रहा है वो कितना सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर जो स्नेक है वो मूव करते हुए वाटर में चला जाता है, पानी में चला जाता है। स्ट्रोक यानी कि वो लकड़ी जो उसका पीछा कर रही थी उससे बचने के लिए वो पानी में मूव करके चला जाता है। फिर जो पोइट है वो इंसान से कहते हैं कि तुम उसे जाने दो, तुम उसे पानी के अंदर से चले जाने दो, वो जाकर रीड्स में छिप जाएगा। रीड्स जो है वो एक तरह का प्लांट होता है, तो वो कहते हैं कि वो जाकर उस प्लांट में छिप जाएगा बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। फिर जो पोइट है वो कहते हैं कि वो देखो वो कितना छोटा है और वो ग्रीन कलर का है और वो हार्मलेस है, यानी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यहाँ तक कि वो छोटे बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर जो पोइट है वो कहते हैं कि वो जो सांप था वो आराम से सैंड के ऊपर लेटा हुआ था जब तक कि किसी ने उसे ऑब्जर्व नहीं किया, यानी कि जब तक कि किसी ने उसे देखा नहीं था वो आराम से सैंड के ऊपर लेटा हुआ था। पर जब उसे किसी ने देख लिया तो वो उसके पीछे लाठी लेकर भागने लगा, यानी कि उसे चेज करने लगा। यानी कि जो सांप था वो आराम से सैंड के ऊपर लेटा हुआ था जब तक कि उसे किसी ने देख नहीं लिया, और देखने के बाद वो क्या करते हैं कि वो सांप को लाठी लेकर उसका पीछा करने लगते हैं, यानी कि उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे चेस करने लगते हैं। अब जो सांप है वो पानी में रिपल्स की तरह गायब हो गया है। रिपल्स क्या होता है? जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पर रिपल्स फॉर्म होता है, बनता है। तो वो जो सांप है वो भी पानी में रिपल्स की तरह जाकर गायब हो गया है और वो जाकर ग्रीन स्लीम रीड्स, यानी कि एक छोटा सा ग्रीन कलर का रीड्स का जो पौधा होता है वो उसमें जाकर छिप गया है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम सांप को देखते हैं तो सांप हमें देखकर भागने की कोशिश करता है और वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो हमें भी उसे जाने देना चाहिए। हमें उसे लाठी लेकर उसका पीछा नहीं करना चाहिए या फिर उसे मार नहीं देना चाहिए। उसे भी जीने का हक है और हमें उसे जाने देना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, और इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये लूसी को डेडिकेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लूसी कौन है? लूसी जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बिलवड है, उनकी एक प्रेमिका है, और ये जो पोएम है ये उनको ही डेडिकेटेड है। माना जाता है कि जब उनकी डेथ हो गई थी, जब लूसी का डेथ हो गया था, तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए थे और तब उन्होंने ये पोएम लिखा था। तो चलिए पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप और स्पिरिट का मतलब होता है सोल।
तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि मेरी जो सोल है, मेरा जो अंतरात्मा है, वो गहरी नींद में सो गया था। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे कोई इंसानों वाला डर ही नहीं था, मुझे डेथ का कोई एहसास ही नहीं था। उन्हें सच्चाई के बारे में पता ही नहीं था। किस सच्चाई के बारे में? डेथ के बारे में, कि सबको एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। तो उन्हें इस चीज़ का कोई एहसास ही नहीं था। वो कहते हैं कि जब वो लूसी के साथ रहा करते थे तो उन्हें डेथ का कोई एहसास ही नहीं था। उन्हें नहीं लगा कभी भी कि एक ना एक दिन लूसी जो है वो उनसे सेपरेट हो जाएगी और ये जो डेथ है वो लूसी को उनसे सेपरेट कर देगी। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, तो वो कहते हैं कि जब वो लूसी के साथ इस अर्थ पर अपना जो साल है उसे गुजार रहे थे, यानी कि जब वो लूसी के साथ रहा करते थे, तो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जो डेथ है वो लूसी को उनसे सेपरेट कर देगी। नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स शी नाइदर हियर्स नॉर सीज। तो यहाँ पर जो पोइट है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ट्रूथ को, सच्चाई को, कि लूसी जो है वो उनके साथ अब नहीं है, वो मर चुकी है और उसका जो डेड बॉडी है वो मोशनलेस है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा और वो लाइफलेस है, उसमें कोई जान ही नहीं है। ना तो वो सुन सकती है और ना ही वो देख सकती है। तो लास्ट 2 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। यहाँ पर देखिए, डाइनोल मतलब होता है डेली। तो अब जो पोइट है वो कहते हैं कि उसका जो डेड बॉडी है वो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगा, उसका जो डेड बॉडी है वो मिट्टी के साथ मिल जाएगा और वो भी एक अर्थ का पार्ट बन जाएगी, यानी कि अर्थ का जो डेली रूटीन का पार्ट है उसका एक हिस्सा बन जाएगी। तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने साइंटिफिक चीज़ को बताया है कि जो रेड बॉडीज होती है वो मिट्टी के साथ मिल जाती है डिकम्पोज होके। तो वही उन्होंने कहा है कि उसका जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल जाएगा और वो भी इस मिट्टी का एक हिस्सा बन जाएगी। वन डे शी विल बिकम वन विद द रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज दैट आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। एक दिन वो भी इन रॉक्स का, स्टोन्स का पार्ट बन जाएगी और वो ट्रीज का पार्ट बन जाएगी। जो अर्थ होता है, यानी कि जो मिट्टी होती है, वो ट्रीज को उगने में हेल्प करती है। तो वही चीज़ पोइट ने यहाँ पर कहा है। तो जो लूसी का डेड बॉडी है वो मिट्टी के साथ मिल जाएगा और वो भी जैसे ट्रीज, स्टोन्स और जो रॉक्स होते हैं उनका हिस्सा बन जाएगी। और अर्थ का जो डेली रूटीन है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि अर्थ का जो डेली रोटेशन है उसके साथ वो भी जो रोटेट करेगी, जैसे कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है तो वैसे ही वो मिट्टी का एक पार्ट बन जाएगी। तो इस पोएम का लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम। तो इसका राइमिंग स्कीम होगा सील, फील, फियर्स, ईयर्स, यानी ABAB। फोर्स, कोर्स, सीज, ट्रीज, तो CD तो इसका लिटरेरी डिवाइस है, इसमें एलिटरेशन यूज़ हुआ है। एलिटरेशन का मतलब किसी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना, किसी कॉन्सोनेंट वर्ड का 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीटेशन होना, उसे एलिटरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर स्पिरिट सील्ड, तो यहाँ पर SS का रिपीटेशन हुआ है तो ये एलिटरेशन हुआ। रोल्ड राउंड, तो यहाँ पर RR का रिपीटेशन हुआ है तो ये एलिटरेशन हुआ। तो ये था हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।